हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, ये वेक्टर सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है। आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत सारे एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट सारे हमने कवर कर लिए हैं पिछली वीडियोस में। आज हम जितने भी कॉन्सेप्ट हमने कवर कर रखे हैं या कुछ रही कसी कसर रह गई होगी उसको इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। जनरली इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। आइए शुरू करें। देखो पहला एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर 1 आपसे कहता है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, determine the unit vector parallel to cross product of vectors A and B। वेक्टर A दे रखा है आपको 3i प्लस 4j और वेक्टर बी दे रखा है -3i प्लस 7j। अब जैसा कि आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही डिस्कस किया था। एग्जांपल वगैरह उसमें हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए थे, है ना, तो उसी को भरपाई ज़रा यहाँ पे कर देते हैं। अब क्वेश्चन पे फोकस करो। कहता है डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, मतलब आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट होगा इन ए और बी के। क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, याद करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी। अच्छा मान लो अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और उनके बीच वही हमारा पुराना प्यारा एंगल कितना, थीटा। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए क्रॉस बी निकाल के दिखाओ, तो आपको याद आया होगा जो ए क्रॉस बी होता था वो होता था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा होता था ना। लेकिन ये वाला पार्ट बताता है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का संग मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है। तो जो ये वाला पार्ट है ये बताएगा मैग्नीट्यूड, क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड, और ये वाला पार्ट बताएगा इसका क्या, हाँ, डायरेक्शन। अब आपको अगर याद आया होगा जो यूनिट वेक्टर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। यहाँ भी ये जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर ही है जो किस लिए काम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आएगा। बस हो गया आपका काम। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से आया हुआ है। तो ऑब्वियस है इन दो का जब क्रॉस लेंगे तो जो यूनिट वेक्टर या जो भी वो वेक्टर आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। कैसे आया, ए से बी का क्रॉस लिया तो जो थंब पॉइंट आउट होता है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ए से बी को क्रॉस किया राइट हैंड से, तो ए से बी को जब क्रॉस किया तो ये थंब पॉइंट आउट कर रहा है जो इस समय आपकी तरफ को है, वही क्या बताता है, इसका डायरेक्शन बताता है। और डायरेक्शन बताता कौन है, वो यूनिट वेक्टर बताता है ना, जो ए और बी के क्रॉस से आया होगा। तो बस अब करना वरना कुछ नहीं है, इस यूनिट वेक्टर को ही आपने कैलकुलेट करना है। आप याद रखना आपसे यूनिट वेक्टर पूछा हुआ है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, संग में इसका डायरेक्शन भी होगा। तो n इज इक्वल टू ये कितने के बराबर आएगा, ए क्रॉस बी ओवर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो ए का बी से क्रॉस लेना है, दूसरा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेना है। अब मैं आपसे अगर एक छोटा सा सवाल पूछूं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसका डायरेक्शन ये होना चाहिए। वो आएगा कितने के बराबर, इसको ज़रा देखना पड़ेगा। उसका डायरेक्शन पता लगेगा इस क्रॉस से, है ना, उसका डायरेक्शन किससे पता लगेगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट से पता लगेगा। अब देखो कैसे करके निकालते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी पुरानी बातें याद हों तो ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो कंपोनेंट के थ्रू, एक होता है डिटरमिनेंट के थ्रू। तो हम यहाँ पे डिटरमिनेंट मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखो किस तरीके से डिटरमिनेंट मेथड लगता है। वैसे तो उसको लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर ही लिया था, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो ये तो कचरा ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो ये यूनिट वेक्टर जो गायब हो गया था उसको दोबारा ले आते हैं। आओ शुरू करें पिक्चर। तो आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका पहले लेना है क्रॉस, तो पहले लेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट मेथड। कैसे लिया जाता है आपको याद अगर आया तो ए क्रॉस बी में पहले लिखते हैं आई, फिर लिखते हैं जे और फिर आता है के। अब ध्यान देना ये कि ए का बी से क्रॉस लिया जा रहा है, तो अगर ए का बी से क्रॉस लिया जा रहा है तो यहाँ पे ए के एक्स वाई जेड आ जाएंगे। तो इसका एक्स ए एक्स ये है, इसका ए वाई 4 है। अब के नहीं है तो फिर वो बाई डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा। उसी तरीके से क्रॉस लिया जा रहा है बी के साथ। अब आएंगे बी के कंपोनेंट, बी का एक्स दैट इज़ -3, फिर 7 और फिर लास्ट में के नहीं है तो फिर 0।
अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत आसान होता है। क्या करना है, पहले आई को सॉल्व करना है। तो आई के लिए अगर जा रहे हो तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस। ये सब पुरानी लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर में समझाया था मैंने। तो आई के रेस्पेक्टिव कॉलम को छिपाओ और उसके रेस्पेक्टिव रो को छिपा दो। तो ये गया इस तरीके से, ये चीज़ गई। तो ये जो बचे हुए हैं 4 आइटम, इनको सॉल्व करना है। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई 0, माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, ये भी कितना आएगा 0 आएगा। तो आई का काम खत्म। फिर जे के संग आता है माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर वही काम दोबारा रिपीट कर दो। इस वाले कॉलम को छिपाओ और इस वाली रो को छिपा दो। इसको इससे मल्टीप्लाई 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो भी कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ध्यान देना बीच में माइनस आता है, ये फॉर्मूले के हिसाब से। फिर आते हैं के साथ। अब के लिए ज़रा देखें, चलो जगह तो है। तो ये माइनस, फिर आएगा अब ये प्लस के। अब के लिए क्या आएगा, इसको देखो, ये कॉलम छिपा, ये रो छिपी, इसको इससे मल्टीप्लाई 21, माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 12। अब ये माइनस का 12, बीच में माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस 12, है ना। तो ये तो 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया, और बचा सिर्फ ये चीज़। तो फाइनली जो मुझे मिला वो मिला 21 + 12, डेट इज इक्वल टू कितने के बराबर, यहाँ 3, 2, 1 और 3, ये आया 33 के कैप। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो ये A क्रॉस B आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो मतलब आपको जो कैलकुलेट करना था उसमें ये वाला पार्ट हो चुका है, A क्रॉस B वाला पार्ट हो चुका है। अब बचा है A का मैग्नीट्यूड ओवर B का मैग्नीट्यूड। तो पहले निकालते हैं A का मैग्नीट्यूड। अब ये तो हम शुरू से ही करते हुए आए हैं वेक्टर सीरीज़ में। तो अगर इस A का मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करूँ तो ये A है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर ऑफ कितना, इसके AX का स्क्वायर डेट इज 3 का स्क्वायर, प्लस इसके AY का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और ये मिलजुल के बन जाएगा 9 + 16 मतलब 25, अंडर के अंदर बाहर आया होगा। वेरी गुड, कितना 5। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं इसके B के मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यही काम रिपीट कर दो। -3 का स्क्वायर मतलब 9, और यहाँ है 7 का स्क्वायर मतलब 49। दोनों को ऐड करोगे, ये ऐड करके आएगा 58, लेकिन अंडर के अंदर आएगा। अभी ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं है, जैसा है वैसे ही छोड़ दो। तो फाइनली मेरे पास जो यूनिट वेक्टर n आया वो कितने के बराबर आया, A क्रॉस B। बताओ A क्रॉस B क्या है, 33 के है। अब बच्चों ध्यान ये देना होता है कि जो A क्रॉस B है वो एक A और B का क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हो। तो जब भी आप A क्रॉस B लो तो हमेशा वो वेक्टर के संग आना चाहिए। और नीचे A इंटू B, A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड है, तो A का मैग्नीट्यूड हो गया 5 और B का मैग्नीट्यूड हो गया √58, और यही बन जाएगा हमारा फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। ये कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन A + B एंड A क्रॉस B। अब देखो कितना अच्छा सवाल है, देखो DC पांडे सर की किताब का सवाल है। तो कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन A + B एंड A + B और A क्रॉस B। अब यार देखो बड़ा स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है ना। तो अगर आप A और B जोड़ोगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा, और A क्रॉस B करोगे तो भी आपको एक वेक्टर मिलेगा। अब जरा पहले A + B की बात करते हैं। तो ये रहा A, मान लेते हैं, और ये रहा B, इसको भी मान ही लेते हैं, है ना। अब मैं कहूँ कि A + B क्या होगा, तो हमने सीखा था कि जब भी हम A + B करते हैं तो उसका एक रिजल्टेंट होता है, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये मान लेते हैं आपका वो रिजल्टेंट है जो एक्चुअली आपको क्या बता रहा है, A + B बता रहा है। बताओ यहाँ तक कहानी क्लियर हुई। अब A + B करके ये वेक्टर मिल गया, मतलब अब इन दोनों की आपको ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा काम क्या करना है, A क्रॉस B करना है। अब देखो A क्रॉस B अगर इन्हीं दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस करते हैं तो आपको एक थर्ड वेक्टर मिलता है। वो थर्ड वेक्टर कहाँ होगा, A से B की तरफ को क्रॉस किया। तो ये जो आएगा, जो थंब पॉइंट आउट हो रहा है जो आपकी तरफ है, आउट ऑफ द प्लेन, ये आपका वो थर्ड वेक्टर है। बताओ वो थर्ड वेक्टर ऐसा होगा या नहीं होगा। वेरी गुड, है ना, ये होगा ना वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है ये A क्रॉस B करके आ रखा है। अब बात इसकी और सिर्फ इसकी होगी।
अब मुझे बताओ इन दोनों का एंगल कितना होगा। हाँ, कितना होगा, 90 डिग्री। तो इनके बीच का एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। ये है आपके इस सवाल का आंसर। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जो a प्लस बी है ना, जब भी आप दो वेक्टर का एडिशन करते हो तो जो इनका रिजल्टेंट आता है वो प्लेन में होता है, जहाँ वो दो वेक्टर्स होते हैं, है ना, जहाँ ये a और b वेक्टर होंगे उसी प्लेन में a प्लस बी आएगा। जबकि अगर a क्रॉस b करोगे तो वो वेक्टर क्या होता है, आउट ऑफ द प्लेन होता है। तो ये हो गया इन द प्लेन जहाँ आपके वेक्टर्स हैं, और ये हो गया आउट ऑफ द प्लेन जहाँ आपके वेक्टर्स हैं। तो ये इन द प्लेन और ये आउट ऑफ द प्लेन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री के बराबर है। तो उम्मीद है ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। पॉज करके इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और शुरू करें एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्रम को मैं कुछ देर तक तो याद रखूँगा, उसके बाद फिर मैं भूल जाता हूँ। आपको ना दो वेक्टर दे रखे हैं, एक दे रखा है ए, हमेशा ए और बी ही क्यों होते हैं, बस यार होते हैं, अब क्या कहा जाए इसके लिए। एक है 2y प्लस पी प्लस क्यू के, है ना, ये आई जे की तरह होता है मेरा। तो 2y प्लस पी जे प्लस क्यू के, और एक वेक्टर और दे रखा है b। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मिलेंगे अभी ऐसे। नेक्स्ट है 5y प्लस 7j और प्लस 3k। अब ये दो वेक्टर्स हैं और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ a एंड b आर पैरेलल वेक्टर्स, ये क्या हैं, पैरेलल वेक्टर्स हैं, देन फाइंड p एंड q। अरे यार मैं भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कम करता हूँ, देखो और भी ऐसा p और q निकालना होगा ना इसमें। तो दो वेक्टर्स हैं a और b, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको क्या निकालना है, p एंड q निकालना है। p एंड q दो अननोन वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत बहुत काम का क्वेश्चन है, बड़ा मज़ा आएगा इसको करने और कराने में, आप भी देखना ज़रा। आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब देखो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो खास क्या होता है। अब यही शुरू करते हैं। तो a और b एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब अगर ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो ये तो कन्फर्म्ड है कि इनके बीच का जो भी एंगल होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। यह है पहली बात। अब अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो दो सिचुएशन हमें पता है। पहली सिचुएशन हमें ये पता है डॉट प्रोडक्ट के बेसिस पे, और दूसरी सिचुएशन हमें पता है वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो हम ये जानते हैं कि जो उनका डॉट आता है, मतलब a डॉट b आता है, वो a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा होता है। थीटा 0 होने की वजह से कॉस 0 1 हो जाता है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो a डॉट b इज a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। कभी मैं ऐसे लिख देता हूँ, कभी मैं यहाँ पे इस तरीके से डंडे लगा देता हूँ ना, एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। जब डंडे लगाओ तो फिर इस तरीके से लिख देना चाहिए, बगैर डंडे के सिर्फ a और b लिख देना चाहिए, मतलब एक ही है। चलो खैर इसमें क्या बहस करें। नेक्स्ट आता है इनका क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, अगर मैं a का b से क्रॉस लेता हूँ तो ये होता है a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। अब क्योंकि थीटा 0 है तो थीटा 0 होते ही साइन 0, और साइन 0 होते ही a क्रॉस b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी ये बात अब बच्चों में बड़ी क्लियर कट होनी चाहिए, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और इनका वेक्टर प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्स होती है ना, होती है ना। चलो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कहाँ से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए या कहाँ से शुरू किया जाए क्वेश्चन। अब देखो ये कॉमन सेंस के बेसिस पे आप सोचो, आपको एक अननोन वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ मैं उन दोनों का अगर डॉट लूँगा तो a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। जबकि यहीं पे अगर मैं इनका क्रॉस लेता हूँ तो वो क्रॉस कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। तो ऑब्वियस है क्वेश्चन को यहाँ से चलना चाहिए। तो हम निकालेंगे इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसको कितने के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना अभी आपने थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में देखा ही था। तो a क्रॉस b निकालने के लिए मैं डिटर्मिनेंट मेथड का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो फिर वही कार्यक्रम, यहाँ i, यहाँ j और यहाँ पे आएगा अपना k। क्योंकि आप a क्रॉस b ले रहे हो तो पहले a के कंपोनेंट्स आएंगे, कितने हैं, 2p एंड q।
तो यहाँ 2 फिर P और ये Q। क्रॉस ले रहे हैं B के साथ, B है 5 7 3, तो यहाँ 5 7 और 3। तो अब A क्रॉस B लेते हैं। तो पहले I वाला कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब इतनी बार बता दिया, आपको याद हो गया होगा। तो ये कॉलम इसकी रिस्पेक्टिव रो को छिपा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो I के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3P माइनस ये बन जाएगा 7Q। ये I का काम ख़त्म। फिर आएगा माइनस ऑफ J के लिए ये कॉलम छिपा, ये रो गई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई का, ये बना 6 और ये बना -5Q। ठीक है, ये J का काम हमने ख़त्म कर दिया है। अब आती है K की बारी। यार बार बार जगह की कमी पड़ जा रही मुझे वहाँ पे, और क्वेश्चन वहीं पे जाके छूट रहा है बार बार। मैं थोड़ा मोबाइल को ही रखता हूँ इस बार। चलो देखी जाएगी। अरे तुम्हारी मेरी दीवार का कलर तो नहीं दिखा। आओ अब आते हैं K पे। तो फिर प्लस के साथ K, ये छिपा ये बनेगा 14 और ये बनेगा माइनस का 5P। कहाँ तक जाऊँ मैं, है ना। तो उम्मीद है दिख गया होगा। अब ये चीज़ आ चुकी है हमारे पास। तो इसको यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, और उससे पहले जरा मोबाइल को फिर हिलाते हैं। यार बड़ी मेहनत होती है ना इसमें। ये देखो इतना आ रखा है। हाँ, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ लिखूँगा, हाँ जहाँ मुझे चाहिए। तो ये पूरी चीज़ यहाँ पे लिखते हैं। तो A क्रॉस B कितना आया, I के साथ 3P माइनस 7Q, J के साथ आया 6 माइनस 5Q। वैसे आपको पता लग गया होगा क्या होने वाला है। और K के साथ आया प्लस K 14 माइनस 5Q। और ये सारी चीज़ कितने के बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखो यार, अगर ये सारी चीज़ 0 के बराबर है, ये बेसिकली 3 टर्म्स का एडिशन है। क्या है, 3 टर्म्स का एडिशन। इसको जोड़ के कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। वैसे आप सोचो तो ऐसा भी सोच सकते हो, ये 0I प्लस 0J प्लस 0K टाइप का, ऐसा अगर आप सोचना चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो। हालांकि वैसे ही आप समझ जाओगे। तो इसका मतलब ये वाला टर्म को अगर कंपेयर किया जाए तो 0 के बराबर, ये वाले टर्म को कंपेयर किया जाए तो भी 0, ये वाला टर्म को कंपेयर किया जाए तो भी वो कितने के बराबर, 0 के बराबर। बस अब सोचना क्या है, Q निकालना है पहले। तो इसको कंपेयर करते हैं अपने J वाले के साथ। इसका मतलब 6 माइनस 5Q इज इक्वल टू कितने के बराबर, 0 के बराबर। ये यहाँ गया, वो वहाँ गया, तो Q इज इक्वल टू कितने के बराबर, 6/5 के बराबर। ये आ गई आपकी Q की वैल्यू। अब निकालना है P को। P कम क्यों दिख रहा है मुझे, देखो तो K में गलती तो नहीं कर दी कि यहाँ से यहाँ 7P, हाँ मैंने एक गलती कर दी, ये 5P था। क्षमा चाहूँगा माफ़ी के लिए, माफ़ी के लिए क्षमा चाहूँगा, नहीं सॉरी गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। तो K वाले को हमने सही तरीके से नहीं लिखा था। ये छिपा, इसको इससे मल्टीप्लाई 14, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस 5P। तो अब इस बार ये वाला कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं K के साथ। तो अगेन आपको 14 माइनस 5P कितने के बराबर मिलेगा, 0 के बराबर। यहाँ से अगर P की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 14/5 के बराबर, और ये हो गई आपकी P की वैल्यू। तो ये P और ये Q है ना। आसान सा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप नोट करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से 4th क्वेश्चन है ना। ये कहता है इफ वेक्टर A is I plus 2J प्लस 4K। ये कोई A वेक्टर दे रखा है और एक B वेक्टर दिया हुआ है, ये दे रखा है 5J। जहाँ तक मैं सही हूँ 5J नहीं है बेटा, 5I है, 5I ठीक है, 5I है हम। और आपसे कहता है रिप्रेजेंट्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, रिप्रेजेंट्स 2 sides of triangle, then third side of triangle can have length,
इक्वल्स टू, ऑप्शन मैं यहाँ लिखूँगा बच्चों, पहला है 6, दूसरा है √56, तीसरा ऑप्शन है बोथ 1 and 2, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज NOT, नोटा। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑप्शन, इसको ज़रा साइड करो, क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर क्या होगा ज़रा देखते हैं। हाँ, अब देखो यार, देखो इस क्वेश्चन में ना आपसे कहता है कि कोई एक ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स किसी दो वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं, एक है A वेक्टर और एक है B वेक्टर। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्राइंगल की लेंथ पता करनी है, तो थर्ड साइड है उसकी सिर्फ लेंथ पता करनी है। आप शुरू करें तो आपको याद आएगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, तो उसी को ज़रा रिकॉल भी कर लेते हैं। तो ये एक वेक्टर है A और ये दूसरा वेक्टर है B। ये ट्राइंगल लॉ के बेस पे बात कर रहा हूँ प्योर बिल्कुल। तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है। अब इसकी पूंछ से अगर इसके सर को जोड़ दिया जाए तो ये होता है इन दोनों का रिजल्टेंट, और इसको फ़िलहाल के लिए मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, C वेक्टर से। तो एक पॉसिबिलिटी तो बच्चों इसकी ये है, तो अगर ये A ये B, तो जो अपोजिट सेंस में लिया जाता है वो होता है A और B का एडिशन। इसी को हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोलते हैं। अब इस सिचुएशन में पिक्चर कैसी बनेगी? ये A है, ये B है, तो अगर ये रिजल्टेंट है तो ये बनेगा A प्लस B इज इक्वल टू कितने के बराबर? C के बराबर। अब क्योंकि मुझे ट्राइंगल की थर्ड साइड की सिर्फ लेंथ से मतलब है, तो उसका मतलब मैं सिर्फ किसकी बात करूँगा यहाँ पे? मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँगा। किसके मैग्नीट्यूड की बात करूँगा? इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँगा, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा कितने के बराबर, इसकी बात ज़रा रुक के करते हैं। उससे पहले मैं ढूंढता हूँ कि क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि अगर दो पॉसिबिलिटी हुई तो फिर मेरे दो आंसर आएंगे, और ऑप्शन के हिसाब से भी ऐसे ही महसूस भी हो रहा है। यहाँ पे एक या तो 6 हो सकता है या √56 होता है, या फिर दोनों आंसर पॉसिबल हैं, है ना। तो फोकस इसी पे रखते हैं ज़रा। तो ऑब्वियस है दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे होने ऐसी मुझे संभावनाएं लग रही हैं ऑप्शन के बेसिस पे। और अगर थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर है तो मैं इस ट्राइंगल लॉ को एक और तरीके से लगा सकता हूँ। देखो कैसे करके लगाऊंगा अभी। अच्छा, इस सिचुएशन में जो ये दो वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स हैं, ये हेड से टेल जुड़ा हुआ है, जो ट्राइंगल लॉ में आपने पढ़ा था। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, अगर आप समझो ये A वेक्टर और ये B वेक्टर, और लेकिन इस बार मैंने कैसे जोड़ दिया A और B को? इस बार मैंने जोड़ दिया इनको टेल से टेल जोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ सकते हो, बस फ़र्क ये हो जाएगा। अब जो थर्ड साइड होगी, अगर मैं फिर ट्राइंगल लॉ लगाना चाहता हूँ तो जो थर्ड साइड होगी वो इस तरीके से होगी, इस सेंस में होनी चाहिए, ऐसे करके। ये वो थर्ड साइड होगी। ध्यान रखना, हमें उस थर्ड साइड का सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, क्योंकि हमें लेंथ चाहिए। लेंथ का हमेशा सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो अगर आप देखो तो अगर दो वेक्टर्स टेल से टेल जुड़े हुए हों तो एक पॉसिबिलिटी इसकी ये भी बन सकती है ना। अब क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करें? कुछ नहीं है, फिर इसमें दोबारा ट्राइंगल लॉ लगाओ। अब ट्राइंगल लॉ कैसे लगेगा? ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और ये इनका अपोजिट सेंस। तो इसका मतलब अगर आप देखो, इस बार अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो वो एक्चुअली A प्लस C इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा? B के बराबर आएगा। बताओ ये दो बातें समझ में आई या नहीं आई? तो अब क्योंकि आपको तो थर्ड साइड की लेंथ चाहिए और थर्ड अननोन साइड आपकी C ही रहेगी, तो इस बार जो C बनेगा वो क्या बनेगा? B माइनस A का मैग्नीट्यूड। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर एक बात समझना, हाँ, दो वेक्टर्स हैं A और B। अब वो कैसे जुड़े हुए हैं हमें कुछ बताया नहीं है ना, किस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो हमने तो हवा में बात कर ली। हमने कहा भैया एक ऐसा हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है, और ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और जो अपोजिट सेंस वाला वेक्टर है ये इनका एडिशन बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी तो हमने ये देखी। दूसरी पॉसिबिलिटी हमने कहा भैया ऐसे क्यों जुड़े हुए हैं? हो सकता है ये टेल से टेल जुड़े हुए दो वेक्टर्स हों, और अगर ऐसे जुड़े होंगे तो जो ये वाला वेक्टर होगा ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये जो वेक्टर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड को। अब अगर ट्राइंगल लॉ लगाते हैं, और ट्राइंगल लॉ ही लगाना है, तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, तो ये जो वेक्टर आएगा ये अपोजिट सेंस में आएगा। तो इसका मतलब इस बार क्या होने वाला है? A प्लस C का रिजल्टेंट बनेगा B। तो इसका मतलब जो C वेक्टर होगा वो एक्चुअली B माइनस A के होगा। ऐसे सोचा सकता है, ये आपको अगर याद आया हो, ये A है, ये B है ना, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, तो ये माइनस B होता था, और ये चीज़ का सब्ट्रैक्शन हुआ करती थी। चलो छोड़ो, खैर अब इतनी पुरानी बातें कहाँ याद करें। तो फिलहाल के लिए
ये दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं, बस ऑब्वियस है, एक बार a प्लस बी करना और एक बार b माइनस ए करना, तो ऑब्वियस है दो आंसर यहाँ पे आएंगे। तो ये तो क्लियर है, या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये वाला ऑप्शन होगा, है ना, इन दोनों में से ही बचते हैं, दो आंसर तो आएंगे ही आएंगे। तो पहले निकालते हैं a प्लस बी। अब a प्लस बी का मतलब ये है क्योंकि दोनों a और b वेक्टरली रिप्रेजेंट करे गए हैं, तो हमें कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को जोड़ देना है। अब अगर a में b जोड़ूंगा तो i के संग i जुड़ता है, j के संग j, k के संग k जुड़ता है, तो जब i के संग i जोड़ोगे तो ये आएगा 6i आएगा ना। अब j यहाँ है नहीं तो ये एज इट इज़ हो जाएगा 2j, k भी नहीं है तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा कितने के बराबर, 4k के बराबर। बच्चों ये वेक्टरली हमने इस c वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रखा है, अभी सिर्फ वेक्टर के ऊपर बात हो रही है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालना खैर आपको आता ही है, बताओ कितने के बराबर, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, इनके x y z के स्क्वायर का अगर सम करते हैं तो वही क्या बनता है, इसका मैग्नीट्यूड बनता है। अब इसको सॉल्व करोगे, ये 16 प्लस 4 20 प्लस 36, ये मिलजुल के आएगा अंटूट 56 के बराबर। और किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो ये आंसर बनेगा, मतलब एक तो ये सही है। अब यहाँ से देखो आंसर क्या आता है, तो c, यहाँ से b माइनस ए करना है, मतलब इसको इससे माइनस करना है। जब इसको इससे माइनस करोगे तो सिर्फ i वाले के संग ही कनेक्शन बैठ पाएगा, j यहाँ नहीं है, k यहाँ नहीं है, तो 5 माइनस i करोगे, सॉरी 5 माइनस 1 करोगे तो ये बनेगा 4, किसके साथ, i के साथ। तो क्या आप इसको इससे माइनस कर रहे हो तो ये सारे टर्म माइनस के हो जाएंगे, तो ये -2j बन जाएगा और ये बन जाएगा -4k। अब मुझे तो इंटरेस्ट है उस ट्रायंगल की थर्ड साइड की लेंथ में, तो लेंथ कितने के बराबर आएगी, उसके लिए फिर आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ये बनेगा 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये बनेगा फिर से 4 का स्क्वायर। अब इनको ऐड करके देखो तो आपको ये √36 नज़र आएगा, और √36 कितने के बराबर होता है, 6 के बराबर। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आया इस बार, 6। मतलब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है, 4th को काट दो, ठीक है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, और अगले क्वेश्चन पे आए, मेरे ख्याल से 5th क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जा रहा हूँ आज भाई नंबरिंग। द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, द resultant of two vectors a and b is perpendicular to vector a, is perpendicular to vector a, चलो ठीक हो गया, and its magnitude is equal to half of the magnitude, is equal to half of the magnitude vector b, magnitude mosquito, magnitude of vector b, of vector b। आगे कहता है द एंगल बिटवीन a and b is the एंगल बिटवीन a and b is, ये आपका सवाल है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना और एक ट्राई खुद से भी करना, क्वेश्चन आसान है। तो द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स a and b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, सीधा क्वेश्चन पे आए। दो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो ना बच्चों, तो एक एक लाइन से ना उसका ना एक वो देखना चाहिए, क्या कहते हैं ना, स्टेटमेंट की एक एक, मतलब सारा क्वेश्चन एक बार में पढ़ने के बजाय ना, मेरा मतलब अपना पर्सनली मानना ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ो, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाहिए। जैसे अभी सिर्फ इतनी लाइन से मुझे कुछ पता लग पा रहा है, कहता है 2 वेक्टर्स हैं a और b हैं, और जब मैं a और b को ऐड करूँगा, मतलब इनका रिजल्टेंट लूँगा, तो वो वेक्टर a के परपेंडिकुलर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर a वेक्टर है, कहीं b वेक्टर रहा होगा, b वेक्टर कहीं भी हो, उस b वेक्टर और a वेक्टर को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आ रहा है या रिजल्टेंट आ रहा है वो एक्चुअली क्या है, a के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियस है कि अब b कहाँ होगा, तो b यहाँ तो हो नहीं सकता है, तो जो रिजल्टेंट अगर यहाँ है तो ऑब्वियस है b कहीं यहाँ रहा होगा, है ना। आई बात समझ में। तो अगर ये a वेक्टर है
और रिजल्टेंट बी के संग ए और बी का रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस है जो बी वेक्टर रहा होगा वो इसके इधर ही साइड रहा होगा, तभी इसका जो ए और बी का नेट आएगा वो इस तरीके से आ पाएगा, है ना। तो मतलब ये तो कन्फर्म नहीं कि ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। जो मेहनत करनी है वो सिर्फ इस वाले एंगल पे करनी है, ये थीटा एंगल है आपका, ठीक है, ओके है। मैं इसको लाइन को ऐसे करके बना रहा हूँ, हालांकि इसका मैं यूज़ करूँगा नहीं कुछ, ऐसे ही मन कर रहा था तो बना दिया। तो अब ये थीटा आपको निकालना है, तो सारी मेहनत जो है वो थीटा पे है। अब क्या करा जाए, तो बच्चों इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हाँ, मैं यहाँ से ना एक लाइन सी ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे करके एक लाइन बना देते हैं। आप इस ट्राइंगल को देखो, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ नज़र आएगा। अब ये आर है, ये बी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि थीटा निकालना, थीटा के लिए आपको वेक्टर पे खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से आंसर निकाल सकते हैं। तो अगर इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान ही लिया जाए तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस और बची हुई साइड बनेगी बेस। तो ये तो आपको पता ही है, ये आर है और जो ये बी है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में रिलेशन किसका बनेगा, तो यहाँ पे आपको याद आ गया होगा आपको अपना प्यारा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है कितना, बेस, इस ट्राइंगल के हिसाब से ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर ये बेस है ना, ये वाला टर्म अगर बेस है, ये वाला टर्म अगर बेस है तो ये चीज़ क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। क्या बनेगी, परपेंडिकुलर। अब मैं आपसे पूछूं कि इस समय बेस तो बन गया आर, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको याद आना चाहिए क्या, आपको याद आना चाहिए अगर ये बी है ना, अगर ये वेक्टर बी रहा है तो ऑब्वियस है इस सिचुएशन में जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये बनेगी बी साइन थीटा और ये बन जाएगा क्या, बी कॉस थीटा। तो एक बनेगा बी कॉस थीटा, दूसरा बनेगा बी साइन थीटा। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूँ, है ना, अगर आप कॉस थीटा अप्लाई करो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितने के बराबर, बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर। तो बेस तो हो गया आर और हाइपोटेनस हो गया आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये पहली कहानी हो गई इस ट्राइंगल के बेसिस पे। अब क्या किया जाए, आपसे इस क्वेश्चन की अगली लाइन अब पढ़ी जाए। आपसे कहता था मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब जो रिजल्टेंट का जो भी मैग्नीट्यूड है वो कितने के बराबर, इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मतलब बी का मैग्नीट्यूड का अगर मैं हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो अब सोचना क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं, तो आर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बी बाई टू, और नीचे कौन बैठा है, बी बैठा है। तो ऑब्वियस है बी से बी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनली मुझे कॉस थीटा कितने के बराबर मिला, 1/2 के बराबर। और जब कॉस थीटा 1/2 होता है बेटा, उस समय थीटा कितना होता है, हाँ 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो अब यहाँ से मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो ए और बी के बीच का एंगल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये तो 90 हो ही गया और ये एंगल कितना आया, 60। तो फाइनली जो आंसर बनेगा वो आएगा 90 + 60 के बराबर, डेट इज इक्वल टू कितना, 150 डिग्री के बराबर। तो ध्यान रखना जो ऑप्शंस हैं वो एंगल में दे रखे हैं, सॉरी डिग्री में दे रखे हैं या रेडियन में दे रखे हैं। अगर रेडियन में दिए होते तो आंसर फिर मेरा ये बनता, ये हो गया π/2 और 60 डिग्री आपको पता होगा ये कितने के बराबर होता है, π/3 के बराबर होता है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 6 आता है एलसीएम और ये 3π + 2π मतलब 5π/6 मेरा आंसर बन जाता है। ठीक है, ओके। तो यह है हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल जो आपको दिया सकता है 1 करोड़ रुपया, है ना। ये तो क्या पॉसिबल होगा। और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आपसे कहता है द वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाई द रिलेशन a.b = 0, a.c = 0, द वेक्टर ए इज पैरेलल टू। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे a.b दिया, यहाँ a.c दे रखा है, मतलब यहाँ पे बात चल रही है डॉट प्रोडक्ट की। आओ पहले ज़रा रिकॉल करते हैं, है ना, रिकॉल करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो अब मैं आपसे कहूँ आपके पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, सपोज करो, और आपसे कहा जा रहा है कि उनका जो डॉट है, उन वेक्टर्स का जो डॉट है वो 0 के बराबर है। तो बच्चों इसका सिर्फ एक और एकमात्र रिजल्ट ये आता है, जो ए है वो बी के क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा। बस इतना ही रिजल्ट सामने आता है। तो जब भी 2 वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हैं,
इसका मतलब वो दो वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, एक और रिकॉल करते हैं, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो उस समय वो दो वेक्टर्स क्या रहे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहे होते हैं। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात चले तो डॉट के ऊपर ही चर्चा करते हैं। तो अगर ए और बी का डॉट 0 के बराबर है, इसका मतलब ए मस्ट बी परपेंडिकुलर कितने के बराबर, बी के बराबर। ये तो हो गई कहानी नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, इस पर ज़रा फोकस करो। आपसे कहता है कि जो ए और बी का डॉट है वो 0 के बराबर है। तो मान लेते हैं कहीं रहा होगा आपका ए, इसको ए मानते हैं, और डॉट लेना है बी के साथ और वो 0 के बराबर है। तो ऑब्वियस है ए और बी यहाँ पे क्या रहे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। मतलब ये तो क्लियर ही है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो इनका डॉट 0 आएगा। इसका मतलब सॉरी, इनका डॉट अगर 0 रहेगा तो ए और बी क्या रहे होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे होंगे। तो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये आ गई मेरे सामने, किसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे। अब इसके बेस पे क्या पता लग रहा है, अब यहाँ पे ए का डॉट सी से लिया जा रहा है और वो भी 0 के बराबर है। इसका मतलब जो सी वेक्टर होगा वो ए के परपेंडिकुलर रहा होगा। तो वो सी वेक्टर कहाँ होगा, जो येलो कलर की मैं आपको चौक दिखा रहा हूँ यहाँ रहा होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ कर दो ना, यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन शायद वो ऑप्शन से मैच ना कर पाए। तो अब अगर ये ए है तो जो सी वेक्टर होगा वो ऑब्वियस है, वो ए के परपेंडिकुलर रहा होगा, वो ऐसा रहा होगा, ऐसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये यहाँ पे लाइन डालना आपको पता ही है, बड़ा थोड़ा मुश्किल काम होता है। मैं तो डाल खींच दूंगा लेकिन आपको दिखेगी नहीं। तो अगर ये ए, ये बी उसके परपेंडिकुलर, अब क्योंकि ए डॉट सी भी 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो सी वेक्टर रहा होगा वो ए के परपेंडिकुलर रहा होगा। इस तरह की सिचुएशन बनेगी। और फिर आपसे कहता है कि जो वेक्टर ए है वो किसके पैरेलल है। अब बच्चों वेक्टर ए किसके पैरेलल होगा, जरा इसको देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका वो सी वेक्टर, जैसे करके दिखाया गया है आपकी तरफ को ऐसे। अभी फिलहाल आपकी तरफ को है, आपके अपोजिट होगा तो भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। आपसे कह रहा है कि ए किसके पैरेलल होगा, तो ए बी के पैरेलल तो हो ही नहीं सकता, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता। हाँ, अब ए किसके पैरेलल है, बी के नहीं है। अब बी डॉट सी के पैरेलल। अच्छा, अगर मैं बी से सी का डॉट करता हूँ, बी से सी का डॉट करता हूँ तो ये डॉट प्रोडक्ट है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपका ए वेक्टर बी डॉट सी के पैरेलल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बी डॉट सी लेने के बाद आपको एक स्केलर मिलता है, उसका वेक्टर से डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्लियरली ऑप्शन नंबर ये वाला भी गलत हो गया। अब क्या ये ए सी के पैरेलल होगा, अब बी के पैरेलल नहीं है तो ऑब्वियस है सी के पैरेलल भी नहीं हो सकता। अब सवाल आता है चौथा ऑप्शन सही है, हाँ सही तो है, लेकिन है कैसे, जरा उसको देखें। तो ये वो सी वेक्टर है। अब आप देखो यहाँ से, अब चौथे ऑप्शन में कह रहा है बी का क्रॉस सी से। अब बी, ये राइट हैंड, इस बी का क्रॉस सी से लिया, फिंगर्स को बी से सी की तरफ को कर्ल किया। अब जब ये थंब पॉइंट आउट हो रहा है, ये बी क्रॉस सी है, मैं आपको बी क्रॉस सी के बारे में बता रहा हूँ, ए को छोड़ो। तो बी से सी की तरफ को जब क्रॉस किया तो थंब इज पॉइंटिंग, या ये थंब जो आपको बता रहा है ये बी क्रॉस सी का डायरेक्शन बता रहा है। ये वो वेक्टर है जो बी क्रॉस सी से मिलेगा, और ये वेक्टर कंफर्म्ड है वो क्या रहा होगा, ए के पैरेलल रहा होगा। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, अभी बात समझ में, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल देखो जरा, आपको ना एक वेक्टर पी दे रखा है 3i + 4j। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर टू पी। अब इन चार में से कौन सा ऐसा वेक्टर होगा जो पी के परपेंडिकुलर रहा होगा। अब देखो, फिर मैंने अभी आप थोड़ी पहले आपसे कहा था ना कि ऐसा ही सवाल एक और आने वाला है। तो मान लेते हैं ना, ऐसा मानते हुए चलते हैं कि ये चार वेक्टर्स, चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ऐसा मैं एज्यूम करते हुए चल रहा हूँ कि जो चार ऑप्शंस हैं ये सम क्यू हैं। क्या है, सम क्यू हैं। जब चौक टूट के ना गिरती है ना, मेरे दिल में ना अजीब सा झटका सा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे। तो ये 3i, ये 4j, ये 4i + 3j, ये 4i - 3j। i और j में कृपया कंफ्यूज ना हो, मैं ज़रा j की पूंछ बढ़ा देता हूँ। ये है j, हाँ j में ना मुझे बचपन से ही दिक्कत है, पता नहीं क्यों। ये j, हाँ। तो मैं कह रहा हूँ ये q, ये q, ये q, ये q, ये चार q ऐसा मानते हुए चलना। ये चार बेसिकली ऑप्शन जो हैं उनको मैं किसी वेक्टर q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये जो p है वो एक्चुअली क्या है, किसी वेक्टर q के परपेंडिकुलर है, ऐसा आप क्वेश्चन को मान लें, है ना। ये भी q, वो भी q, ये भी q, वो भी q। अब ये जो p वेक्टर है वो इनमें से किस q के परपेंडिकुलर होगा, ये हमें पता करना है।
अब फिर वही पुरानी कहानी, अब अगर मान लो दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दो सिचुएशन हमारे सामने आती हैं। पहली सिचुएशन डॉट प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट होता है वो कितने के बराबर, शून्य 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 के बराबर। वहीं अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो कितने के बराबर, P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्टिवली बात कर रहा हूँ। तो अब सोच क्या रहेगी, यहाँ से आगे बढ़ें या यहाँ से आगे बढ़ें। भाई P Q के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो होता है, जबकि उनका जो क्रॉस होता है वो इतने के बराबर होता है। अब क्या अच्छा लग रहा है, तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो याद रखना जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल बनाने होते हैं तो कोशिश करें, क्या लें, कोशिश नहीं करना ही करना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करें। और दो वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। अब क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इनका जो डॉट आएगा वो जीरो आएगा सिंस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आप ये चेक करो इस P का डॉट किससे लूँ ताकि वो कितना आ जाए, जीरो आ जाए। अब थोड़ा सा अगर आप मेहनत करो तो आपको बहुत जल्दी इसका आंसर पता लग जाएगा। देखो इसका डॉट इससे करके कभी जीरो नहीं मिल सकता। क्यों, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो I वाला I से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, जबकि इसका डॉट जब इससे लूँगा तो ये भी आपको कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू देगा, क्योंकि J का डॉट J से आ जाएगा वो 16 हो जाएगा। अब इसका डॉट अगर इससे लिया जाए, अगर इसका डॉट इससे लिया जाए, इससे लेते हैं पहले, तो ये आएगा 4 4 जा 16 माइनस कितना 4 3 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 और ये आएगा माइनस का 12। तो मतलब ये वाला आंसर सही होना चाहिए इसका। तो देखो चेक करते हैं ज़रा। तो मेरे पास ऑप्शन है, यार मैंने ना ऑप्शन शायद गलत तो नहीं लिख दिया, चलो ठीक ही लिखे होंगे, तो जो भी है देखा जाएगा। तो P हो गया आपका 3I प्लस 4J। अब इसका डॉट अगर इससे ले लेता तो ये 3 4 जा 12 और प्लस के साथ 4 3 जा 12 ऐड होकर 24 बन जाता, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका डॉट अगर इससे लेता हूँ, ये I वाला I से मल्टीप्लाई होता है डॉट में और J वाला J से मल्टीप्लाई होता है। तो जब I वाला I से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो लिख देते हैं पहले ना Q को। तो Q मेरी समझ से 4I माइनस 3J हो सकता है। अब इनका डॉट जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको चेक करते हैं। तो इसका डॉट इससे लिया, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो I का डॉट I से आएगा सिर्फ, याद है ना, और J का डॉट सिर्फ J से आएगा। तो I का डॉट I से लिया, ये आया 12, J का डॉट J से लिया लेकिन विद नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि +4 है, यहाँ -3 है, तो ये आएगा -12 और इनको मिला जुल करके मेरे ख्याल से जीरो ही आता होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है। ठीक है, अब कहानी क्या सीखी, दो कहानी बच्चों यहाँ पे सीखने को मिल रखी हैं। जब भी दो वेक्टर्स के डॉट लिए जाए, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो काम चलाएं किससे, डॉट से। जो भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो काम चलाएं किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 7 आपसे कहता है रिजल्टेंट C ऑफ A एंड B, मतलब जो C है वो एक्चुअली A और B का रिजल्टेंट है। ये सवाल अभी इसके जैसा एक सवाल हमने इससे पहले गया था। बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती हैं जो मैं आपको अब समझाऊंगा, हालांकि ऐसे मैंने आपको सवाल पहले भी करवाया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन आपके सामने आने वाली है ना, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनते भी हैं। तो कोई वेक्टर C है जो एक्चुअली A और B का रिजल्टेंट है, लेकिन वो C वेक्टर क्या है, A के परपेंडिकुलर है, मतलब सेम सिचुएशन। तो पहले तो मैं बनाता हूँ A को, ये बना A वेक्टर। अब एक है B वेक्टर, लेकिन जो A और B का रिजल्टेंट है C वो A के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो C वेक्टर आएगा वो A का परपेंडिकुलर है, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो पहले तो वो C वेक्टर को दिखा दो। यार क्या चक्कर है, इतना चौके क्यों गिर जाती है मुझसे, पता नहीं दिल को पता नहीं क्या हो जाता है अजीब सा उस समय। तो ये A और ये A और B का रिजल्टेंट C, थोड़ा मोटा हो गया। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं B कहाँ रहा होगा, तो ऑब्वियस है B कहीं यहाँ रहा होगा। ठीक है, ये रहा आपका B, ये एंगल 90 डिग्री का कन्फर्म्ड। अब मुझे अगर A और B के बीच का एंगल चाहिए तो एक्चुअली मैं इस थीटा को अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे A और B के बीच का एंगल पता लग जाएगा, है ना। तो अब कैसे करके निकाला जाए, क्या सोच रखी जाए। अब आप ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को देखना।
अब आप मेरी बात को सुनो, समझो और जानो। तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों ये देखो कि इस सिचुएशन में ए और बी के बीच का एंगल निकाला कैसे जाए। अच्छा, ए और सी का जो मैग्नीट्यूड है ये इक्वल दे रखा है, इसका कहीं ना कहीं हम यूज़ करेंगे। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखो, इस कहानी को समझो। जब भी आपको दो वेक्टर्स दे रखे हों और इनका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों में से किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस सिचुएशन में अगर इसका थोड़ा सा समझा जाए, बेटा अगर ये बी है तो आपको इतना तो पता होगा ना कि ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, हाँ ये होता है बी कॉस थीटा। अगर ये बी कॉस थीटा तो ये चीज़ कितने के बराबर होगी, बी साइन थीटा के बराबर होगी, है ना, करा था ना हमने वो स्प्लिटिंग ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन मेरे सामने आई। अब इस सिचुएशन के हिसाब से एक दो बातें, एक दो निष्कर्ष हमारे सामने आने चाहिए। पहली चीज़, अगर इस वेक्टर बी को ए को देखा जाए तो जो ए है वो कुछ नहीं है, वो बी साइन थीटा के बराबर है, बस अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर वेक्टर में देखा जाए तो ये ए है तो ये बी साइन थीटा के बराबर है। आई बात समझ में? तो अगर इधर को ए है तो फिर ये चीज़ क्या है, बी साइन थीटा है। तो ए कितने के बराबर रहा होगा, बी साइन थीटा के बराबर रहा होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं आप, इसको वेक्टर को हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इंटरेस्टेड है मैग्नीट्यूड में, क्योंकि थीटा निकालना तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। तो ये बी, ये थीटा, तो ये बी कॉस थीटा, ये बी साइन थीटा। इसका मतलब ए कितने के बराबर रहा होगा, बी साइन थीटा के बराबर रहा होगा। ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्केलर टर्म्स। हाँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब सी के लिए क्या किया जाए? अगर आप सी को ध्यान से देखो तो जहाँ सी है वहीं बी कॉस थीटा भी है। इसका मतलब बी कॉस थीटा या फिर सी जो रहा होगा, सी का जो मैग्नीट्यूड रहा होगा वो कितने के बराबर रहा होगा, बी कॉस थीटा के बराबर रहा होगा। और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ये वेक्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन भी है और सिचुएशन भी है, आगे क्या बोलूँ। तो ये ए जो होगा वो बी साइन थीटा होगा और जो सी रहा होगा वो कितने के बराबर रहा होगा, बी कॉस थीटा के बराबर रहा होगा। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए थीटा। तो मेरे ख्याल से मुझे फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देना चाहिए। जब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, यहाँ ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा सी के मैग्नीट्यूड से, और जब यहाँ इन दो टर्म्स को डिवाइड करेंगे बी बी कैंसिल हो गया होगा, साइन बाई कॉस मेरे ख्याल से होता है टेन थीटा के बराबर। अब तो फाइनली मुझे ए बाई सी कितने के बराबर मिल गया, टेन थीटा के बराबर मिल गया। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। आपसे कह रहा जो ए का मैग्नीट्यूड है वही सी का मैग्नीट्यूड है, मतलब ए और सी के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब ये हो गया कैंसिल आउट। तो इसका मतलब यहाँ बचा 1, डेट मीन्स टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कितने के बराबर, 1 के बराबर। आपको याद हो क्लास 10th में पढ़ाया आपने और 11th में भी अब तक पढ़ ही लिया होगा कि अगर टेन थीटा 1 होता है तो थीटा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कितने के बराबर, 45 डिग्री। अगर रेडियन में बात करूँ तो ये वैल्यू कितने के बराबर, π/4 के बराबर। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना रहा होगा, तो रहेगा ये 90 प्लस 45 डिग्री के बराबर, दैट इज इक्वल टू कितना, 135 डिग्री। वहीं अगर रेडियन में सोचें तो π/2 प्लस π/4 के बराबर। बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई, है ना। दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 3π/4 के बराबर। ये रेडियन में हो गया और ये डिग्री में। डिपेंड करता है कि फाइनली आपके पास ऑप्शंस किस में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। अब ए का बी में प्रोजेक्शन कितना होगा ये आपको पता करना है। तो देखो अब इसको करने से पहले ना मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था और क्रॉस प्रोडक्ट के आखिरी में एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। उस कॉन्सेप्ट को पहले हम रिकॉल करते हैं। मान लो ये बी है ना, और ये कहीं ए है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो जो प्रोजेक्शन का मतलब ना क्या है, आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि एक किस्म की परछाई, शैडो है ना। तो अब इस ए की जो शैडो बी में पड़ रही है सिर्फ उससे मतलब है, वो आपसे पूछा हुआ है। तो खैर देखो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर है। तो आपसे मैं अगर कहूँ तो ये क्या चीज़ है, तो ये एक्चुअली क्या रहा होगा, इतना टर्म, सिर्फ ये चीज़, सिर्फ इतना। तो बच्चों ये बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये आपका ए कॉस थीटा रहा होगा। कितना रहा होगा, ए कॉस थीटा रहा होगा। तो इस ए की जो परछाई है, जो शैडो बी पे पड़ रही है, वो क्या है, ए कॉस थीटा के बराबर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बोलते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ,
है ना। उसी तरीके से आप बी का प्रोजेक्शन ऑन ए भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ जो ए का प्रोजेक्शन बी पे होगा वो कितने के बराबर होगा, ए कॉस थीटा के बराबर होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वो एक्चुअली कितना है, ए कॉस थीटा के बराबर। ये पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब इसका करें क्या, अब इसका करें ऐसा बच्चों, ए कॉस थीटा कुछ नहीं है, ये बेसिकली ए डॉट बी ओवर कितने, अब ए का पोर्शन आप बी पे निकाल ले हो तो नीचे क्या आएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आएगा। ध्यान दें, तो ए का पोर्शन बी पे ए कॉस थीटा और ये कितने के बराबर, ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। अगर किसी को ये समझ में ना आया हो कि इससे मैंने ये चीज़ कैसे निकाली है, तो उसके लिए मैं आपको ए डॉट बी याद दिलाता हूँ। बच्चों अगर मैं दो वेक्टर्स का डॉट लूँ तो ये होता था ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा। अब यहाँ से अगर ए कॉस थीटा को एक तरफ कर दिया जाए तो जो बचेगा वो बचेगा ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ये यहाँ ले आए तो यहाँ क्या बचा, ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा इज इक्विवेलेंट टू ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए ए कॉस थीटा को रिप्लेस कर दिया ए डॉट बी ओवर बी के मैग्नीट्यूड। ऐसा इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ पे एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर एंगल होता तो फिर तो डायरेक्टली कर सकते थे आप। अब अगर इसको ध्यान दो तो ये ए डॉट बी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी, नीचे बी का मैग्नीट्यूड है, मतलब ये भी क्या है, स्केलर। तो ओवरऑल जो ये रिजल्ट आ रहा है ये क्या बता रहा है, इसकी स्केलर वैल्यू बता रहा है, सिर्फ वैल्यू बता रहा है ना। ये स्केलर फॉर्म है इसकी। अब अगर मान लो मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म पूछ ली जाए तो बच्चों इसकी जो वेक्टर फॉर्म होती है उसको ज़रा ध्यान से देखना। अब ध्यान से तो सभी देखना, ये थोड़ा ज़रा ध्यान से देखना। तो अब मैं आपसे पूछूं इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो भाई देखो कोई भी जो वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, जब भी हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो दो बातें होती हैं उसमें। एक होता है मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्शन से। तो ये तो स्केलर फॉर्म है, मतलब मैग्नीट्यूड तो मिल ही चुका है, अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। तो वेक्टर फॉर्म के लिए दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड जो ए डॉट बी है ओवर बी का मैग्नीट्यूड, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, स्केलर वैल्यू। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन। अब बच्चों डायरेक्शन के लिए क्या करें, जब भी डायरेक्शन के लिए बात चल रही होती है तो हमें याद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पॉइंट आउट करता है उस वेक्टर का डायरेक्शन। अब आप देखो अगर ये ए है तो ये ए कॉस थीटा, मुझे इसी का ही डायरेक्शन चाहिए। अब इसका डायरेक्शन किधर की तरफ को रहा होगा, ऑब्वियस है इसका डायरेक्शन बी की तरफ को रहा होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे इस टर्म का डायरेक्शन चाहिए, इस टर्म का मतलब मुझे इस टर्म का अगर डायरेक्शन चाहिए तो ये बी की तरफ को है। अगर बी की तरफ तो क्या कर देंगे, इसको यूनिट वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया ना रीजन, क्यों इसको यूनिट वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो भी क्वांटिटी है, ये जो भी वैल्यू है, ये एक्चुअली बी के डायरेक्शन में है। अगर आप इसको यहाँ से नहीं देख रहे तो यहाँ से देखो, ये जो भी वैल्यू है, ये जो भी चीज़ है, या ए का पोजीशन जो बी पे है, ये बी के डायरेक्शन की तरफ को है, कन्फर्म्ड है। अब क्योंकि ये बी के डायरेक्शन की तरफ को है तो अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म पूछी जाए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, उस टर्म से करूंगा जो डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन कौन बताता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ये हो गया पहला काम। अब क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ओवर इसका मैग्नीट्यूड इनटू, आपको पता है किसी यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड से इसको डिफाइन करते हैं। याद आई ना बात। अब और क्या कर सकते हैं, अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस। तो ऊपर तो ए डॉट बी है, ये ऐसे ही रहेगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये नीचे बी का मैग्नीट्यूड और नीचे एक और बी का मैग्नीट्यूड मिलके कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा। कितना बन जाएगा, बी स्क्वायर। और बचा क्या, और बचा इंटू बी वेक्टर, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड वाला पार्ट। और फाइनली ये आ गया इसके डायरेक्शन वाला पार्ट। तो जब भी आपसे किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर में प्रोजेक्शन पूछे तो उसको इस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए। एक होती है इसकी स्केलर फॉर्म, एक होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। अब जब क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालो तो हो सकता है वहाँ से आपसे स्केलर या वेक्टर फॉर्म दोनों पूछ ली जाए, या सिर्फ स्केलर या फिर सिर्फ वेक्टर फॉर्म पूछी जाए, या फिर अगर कुछ ना कहा जाए स्पेसिफाई, तो फिर याद रखना आपने सिर्फ क्या निकालनी है, उसकी स्केलर फॉर्म निकालनी होती है, स्केलर वैल्यू निकालनी होती है। तो नाउ बैक टू द क्वेश्चन, तो उसको मिटाते हैं। यहाँ पे क्योंकि कुछ स्पेसिफाई तो है नहीं तो हम यहाँ पे सिर्फ इसकी स्केलर वैल्यू निकालेंगे। तो ये ए ये बी, और ए का पोजीशन बी पे निकालना, वो कितने के बराबर, ए कॉस थीटा के बराबर। अब थीटा है नहीं तो फिर ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है ए, ये है बी, इन दोनों का डॉट लेना है। तो फटाफट डॉट ले लेते हैं। तो जब ए का डॉट बी से लूँगा तो आई का डॉट सिर्फ किससे आएगा, आई से आएगा। तो ये बन जाएगा 4 विद साइन रखना, ये -1 ये -2 मिलके बन जाएगा +2। फिर के वाला टर्म, ये 1
1 इंटू वन ओवर 1 इंटू वन मतलब 1। नीचे b का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब इसके i j के या x y z के का स्क्वायर का सम प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, 6 और 1 7, नीचे 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये कितने के बराबर आया? √6 के बराबर आया। देखो तो ज़रा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, इतना ही आ रहा है। चेक करना ज़रा, कुछ गलत तो नहीं कर दी, मेरा आंसर गलत आ रहा है। -2 2 इंटू 2 2, अच्छा 2 इंटू 2, आजकल 4 कहाँ होता है, तो आई का डॉट जब आई से लेंगे तो ये 2 आया होगा, तो 2 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 5। बताओ यार, इतनी बड़ी गलती हो गई जीवन में। तो आंसर कितना आया? 5 ओवर √6 के बराबर, है ना। एक क्वेश्चन बच्चों इसी का और डिस्कस करते हैं फटाफट। ग्रीन बोर्ड पर मिटाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने ना बीच बीच में वीडियो को पॉज करना पड़ता है, तो मिटाना फिर सफाई करना। मैं ना कहीं पढ़ा था कि जब भी आप यूट्यूब की वीडियो बनाएं तो 2 चीज़ों के ऊपर खासा ध्यान दें, एक तो बोर्ड की चमकाहट के ऊपर और दूसरी अपनी आवाज़ की चमकाहट के ऊपर। तो मैं दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये रहा, छोड़ो बकवास को क्या सुनना, मेरे ख्याल से 7वां 8वां 8th क्वेश्चन है। हाँ, 8th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a प्लस b along x axis, और यहाँ पे आपको a और b गिवन है। a दे रखा है आपको i-2j और b दे रखा है आपको 2i प्लस 3j, और आपसे कहता है कि a प्लस b का कंपोनेंट x एक्स के अलोंग निकालें। तो बच्चों अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना। हाँ, पहले आप क्वेश्चन को देखो, आपसे a प्लस बी के बारे में पूछ रहा है। हाँ, अभी क्वेश्चन को छोड़ दो सब, आप सिर्फ इतने पोर्शन पे ज़रा फोकस करो। तो मतलब यहाँ a प्लस बी की बात चल रही है ना। अब अगर आपसे कहूँ कि a प्लस बी क्या है, भाई a प्लस बी 2 वेक्टर का एडिशन है और दोनों वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो हम इसको सिंपली a प्लस बी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो a में b अगर जोड़ा जाए तो i के संग i जुड़ेगा, j के संग j जुड़ेगा। जहाँ i वालों को जोड़ो तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 3i, और j वाला का जोड़ेंगे तो ये आएगा प्लस j के बराबर। ये बेटा a प्लस बी आ गया आपका, क्या आ गया? a प्लस बी। अगर अब a प्लस बी जो आएगा वो बेसिकली एक नया वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक नया वेक्टर, है ना। तो i के संग i जोड़ा और j के संग j जोड़ दिया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि आप ये जो भी आ रखा है इसको आप कुछ r वेक्टर कह दो। ये जो भी आ रखा है आप क्या बताएं? आप इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस बताएं। आओ देखो क्या बनने वाला है। तो ये हो गया x, ये हो गया y, और a और b को जोड़ के, है ना, a और b को जोड़ के कुछ वेक्टर मिल रहा है, आपको कोई वेक्टर मिल रहा है, इसको मैंने r बोला है। और ये r कितने के बराबर आया? 3i प्लस j के बराबर आया। अब मुझे इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस निकालना। अब इसमें सवाल बचा ही क्या? देख लो इसका कंपोनेंट x के अलोंग कितना है। तो ये x के अलोंग कितना काम कर रहा है? 3, और y के अलोंग कितना काम कर रहा है? 1। तो इसका मतलब इसका जो x अलोंग जो कंपोनेंट रहा होगा वो ये चीज़ रही होगी, और वो कितने के बराबर? 3 के बराबर। और ये इसका y अलोंग का कंपोनेंट है, ये कितने के बराबर? 1 के बराबर। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या बनने वाला है? 3। तो a प्लस बी में जो x की तरफ या x के अलोंग जो कंपोनेंट है वो कितना है? 3 है। और यही है हमारे सवाल का जवाब। उम्मीद है यह बात आपके समझ में आ गई होगी। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों हमारा आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आपसे कहता है इफ, और मतलब आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। कहता है इफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी दिया हुआ है। अब बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। इसे तो आपको दिख ही गया, ये 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। देखो वेक्टर्स में ना जब 2 वेक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू हो रहे होते हैं या वो डॉट के थ्रू हो रहे होते हैं।
तो यहाँ वो दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू, यहाँ ये दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके थ्रू, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। तो बेसिकली ये है क्रॉस प्रोडक्ट और ये है इनका डॉट प्रोडक्ट। और आपसे कहता है देन a प्लस बी इज इक्वल टू, देन a प्लस बी इज इक्वल टू, खैर 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। अब आप देखो, अगर आपसे कह रहा है कि a क्रॉस b √3 टाइम्स ऑफ a डॉट b के दे रखा है, तो क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। और फिर आपसे a प्लस बी पूछा हुआ है, तो एक काम करते हैं, जो पूछा हुआ है जरा पहले उसको देख लेते हैं। हाँ अच्छा बेटा, अगर मुझसे 2 वेक्टर्स का सम पूछेगा तो वो सम कितने के बराबर होता है, ये सम r के बराबर होता है ना, और वो r कितना होता है, अंडर ऑफ कितना, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा के बराबर ये होता है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे थीटा कितना होगा। अच्छा, ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ऑप्शंस में जो आंसर दे रखा है वो a b के टर्म्स में दे रखा है। तो अब ऑब्वियस है, अगर मेरे ऑप्शंस सारे ऑप्शंस a और b के टर्म्स में हैं तो मुझे यहाँ पे थीटा को सॉल्व करना है बस। अब थीटा कितना होगा, तो थीटा कैसे निकालें, थीटा के लिए यहाँ आ जाते हैं जरा बच्चों। ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, बताओ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा √3, और ये है a डॉट b। अब a डॉट b कितना होता है, a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, क्लियर ना। अच्छा a b तो हो गया कैंसिल आउट, कॉस को साइन के नीचे लेके आते हैं, दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो यहाँ मिलेगा मुझे tan थीटा और ये बन जाएगा √3 के बराबर। अब tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है ये हमें पता होना चाहिए, ये होती है कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होती है बेटा, 60 डिग्री पे होती है, ठीक है ना। बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म। तो ये बनेगा a² प्लस ये बनेगा b² प्लस 2ab, ये बनेगा cos 60। आपको पता होगा cos 60 कितने के बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ रूट लगा हुआ है। तो अब फाइनली क्या आया, a² प्लस b² प्लस ab, और रूट को मैं ऐसे ले लेता हूँ 1/2, क्योंकि ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन था तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, और यही बना आपका फाइनल आंसर। बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, जरा मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में अगर करा दिया हो तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन क्यों बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे डॉट और क्रॉस दोनों ही यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, ओके है, डन है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। ये एक्चुअली मैंने वेक्टर सीरीज यहाँ पे ख़त्म कर दी है। नेक्स्ट सीरीज जो हमारी आएगी वो आएगी मोशन की, है ना, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, तो उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।